वो एक सहाफी था जो सियासतदान बन गया, लेकिन फिर सहाफत और सियासत के दरमियान फंस कर रह गया। स्टोप टालबुट मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम से वाबस्ता था, लेकिन जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर बने तो अपने जमाने तालिब इल्मी के दोस्त स्टोप टालबुट को सियासत में ले आए और उन्हें अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकर्रर कर दिया। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो टालबुट का काफी वक्त जनूबी एशिया में गुजरा। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी धमाकों से बाज रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुए। टालबुट ने इंगेजिंग इंडिया के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने दावा किया कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें बार बार कहा कि मैं भारत की तरह पागलपन का मुजाहरा नहीं करना चाहता और धमाके के बजाय अमेरिका की मदद से मसला कश्मीर का हल चाहता हूँ। लेकिन आखिरकार नवाज शरीफ अमेरिका दबाव के सामने, अवामी दबाव के सामने झुक गए और उन्होंने 28 मई 1998 को धमाके कर दिए। ये किताब 2004 में शाया हुई। 2009 में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब खान की किताब टेस्टिंग टाइम्स शाया हुई। गौहर अयूब 1998 में वजीर खारजा। उन्होंने अपनी किताब में स्टोप टालबुट के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए लिखा है कि इब्तिदा में नवाज शरीफ एटमी धमाकों के हामी नहीं थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दौरे से वापस आए तो उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें चौधरी निसार अली खान, सरताज अजीज, मुशाहिद हुसैन और आबदा हुसैन ने धमाकों की मुखालफत की। काबीना के डिफेंस कमेटी के इजलास में गौहर अयूब ने धमाकों की भरपूर हिमायत की और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज शरीफ भी धमाकों के हामी बन गए। ताहम मुशाहिद हुसैन का मौक़िफ़ है कि वो पहले दिन से धमाकों के हामी थे। ख्वाजा आसिफ उस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सरबराह थे। उन्होंने बताया कि एक दिन वो किसी सरकारी इजलास में शिरकत के लिए कराची आए तो वज़ीर आज़म ने उन्हें फोन किया और पूछा कि हमें धमाके करने चाहिए या नहीं। ख्वाजा साहब ने कहा कि जरूरी करने चाहिए तो वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा, जिंदाबाद। इस खाकसार के पिछले कॉलम पर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का एक मोहब्बतनामा मौसूल हुआ है जो एक ऐनी शाहिद की गवाही है। ये खत पेश है। बिरादरी अजीज हामिद मीर साहब, 1 जून को आपका कॉलम एटमी धमाका किसने किया तवज्जो से पढ़ा। सोचता रहा कि शायद फला पहलू नजरअंदाज हो गया, लेकिन आपने जाती और वाकयाती हवाले से तमाम तफसीलात बयान कर दी और माशाल्लाह कोई पहलू तशना नहीं छोड़ा। यकीनन ये तारीख की अदालत में एक मुस्तंद गवाही है। हम बरसों से अंग्रेजी मुहावरे के तमाशा बने हुए कि कामयाबी की 20 बाप होती है और नाकामी यतीम रहती है। ऐसे में अगर कारगिल की खाक किसी के सर और एटमी धमाकों का सहरा अपने सर पर सजा लिया जाए तो ताजुब नहीं होना चाहिए। ये रस्म कदीम है यहाँ की, जैसा कि आपने लिखा। जिस दिन भारत ने एटमी धमाके की, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने वहीं से आर्मी चीफ को जवाबी एटमी धमाकों की तैयारी का हुक्म दिया था। जनरल करामत ने इब्तिदाई हिचकिचाहट के बाद ये फरमान तमाम मुतालिका अफराद को पहुंचा दिया, जिसकी गवाही लेफ्टिनेंट जनरल दोम शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहां तक में दी। मैं इन दिनों सदर मोहम्मद रफी तारड़ के साथ बतौर प्रेस सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अलमाती से वापसी के अगले दिन सदर तारड़ साहब से मिलने ऐवान सदर आए। ग्राउंड फ्लोर पर पोर्च के करीब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महर जीवन खान, मरहूम ब्रिगेडियर अकरम साहिब और मैंने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और लिफ्ट की तरफ चलते हुए कहने लगे, ऑर्डर की ख्याल है फिर धमाके करें कि ना। हफ्ते से मरातब के ख्याल से हमने हाँ या ना में 2 टोक जवाब देने की बजाय रस्म जुमले गए। लिफ्ट में सवार होकर 5वें फ्लोर को जाने लगे तो मियां साहब बोले, आप लोगों तो इस तरह गूमगू में हैं जैसे हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं। ये सिर्फ दिमाग का नहीं, इज्जत से जिंदा रहने का मामला है। हमारे सामने तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि महर जीवन ने एक जहांदीदा ब्यूरोक्रेट के अंदाज में कहा, यकीनन सर। लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने सदर तारड़ खड़े थे तो वज़ीर-ए-आज़म को लेकर अपने दफ्तर चले गए। कोई पौना घंटे बाद ये मुलाकात खत्म हुई तो मैं अपने दफ्तर से उठकर सदर साहब के पास चला गया। उनके खुसूसी शफकत के बाइस मेरी सदर तारड़ से किस कदर बेतकल्लुफी थी। मैंने पूछा, सर क्या फैसला हुआ धमाकों के बारे में? उन्होंने कहा, कोई वाज़ेह जवाब नहीं देने की बजाय मौजू बदल दिया कि किस तरह का प्रेस रिलीज होना चाहिए। मैंने इसरार किया। शाम को मैं सदारती कॉलोनी में अपने घर में था कि एडीसी का फोन आया, सर सदर साहब याद कर रहे हैं। मैं पहुंचा तो माई की गर्म शाम ढल रही थी।
सदर साहब शादाब सदरदार में 2 कुर्सियां और 1 मेज डाले बैठे थे। उधर उधर की 2-4 बातों के बाद कहने लगे, आपने दफ्तर में पूछा था, लेकिन यहाँ दीवारों के कान बहुत तेज हैं और शायद दीवारों की आंखें भी हैं। मैंने वहां जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मियाँ साहब ने कामिल रावतारी का कहा था। वज़ीर आज़म ने पहले मेरी राय ली, जिसे आप जानते हैं, फिर कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही राय है, इंशाअल्लाह धमाकों का फैसला अटल है। उन्होंने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की और कहा कि अल्लाह के फजल करम से इसी माह के आखिर तक पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन जाएगा। मैंने तारड़ साहब की ये गुफ्तगू सुनकर उन्हें मुबारकबाद दी। मैंने देखा कि मर्द बुजुर्ग की आंखों में शबनम तैरने लगी। आप मियां नवाज शरीफ की इस आदत से बखूबी आगाह हैं कि वो अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक अपने पद के आखिरी वक्त तक अपने सीने से लगाए रखते हैं और हर मिलने वाले से कहते हैं कि तोड़ा की ख्याल है। एक जमाने में मशहूर था कि उनका फोटोग्राफर जुल्फकार बल्ती मरहूम उनका मुशीर आला है। उनके मुखातिब संजीदगी से समझता है कि मियां साहब तज़हबुब का शिकार और उसके दानिशमंदाना मशवरे के तल्लुकात हैं। ऐसा होता नहीं, वो एक फैसला कर चुके होते हैं जिसमें शाज़ व नादर ही कोई तब्दीली आती है, और जब फैसला सामने आता है तो कई मुशीरान यही समझते हैं कि मियां साहब ने उनकी दानिश से कसब फैज किया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखा। मुझे एक से ज्यादा बार साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि जनरल जहांगीर करामत ने धमाकों की हिमायत नहीं की। वो एक प्रोफेसर की तरह नशेब व फराज समझा आलमी रद्दअमल से डराते और मसलहत की राह इख्तियार करने की वकालत करते रहे। उनकी दानिश का तमाम तर झुकाव एटमी धमाके न करने की तरफ था। अब तो कहना मशके सीनियर सहाफी मोहम्मद जियाउद्दीन ने भी कहा है कि उन्होंने खुद बहस दूसरे सहाफियों के साथ आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को कहते सुना था कि धमाकों की कीमत बहुत ही ज्यादा और कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। बहरिया के सरबराह ज्यादा वाज़ेह थे और पूरी शदोमत के साथ एटमी धमाकों की मुखालफत करते थे। मुस्लिम फौज की 3 सरबराहों में से सिर्फ फिजाइया के चीफ एयर मार्शल परवेज मेहदी कुरैशी डटकर वज़ीर आज़म के साथ खड़े धमाकों की हिमायत कर रहे थे। जनरल जहांगीर करामत धमाकों के 4-5 माह बाद फारिग होने लगे तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए। 2004 में वो अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर बने। आज अगर कोई ये कहता है कि उसने राजा जफरुल हक और गोहर अयूब के साथ मिलकर एटमी धमाके किए तो मुमकिन है दुनिया भर के रहनुमाओं के फोन उसको आए हों। मुमकिन है क्लिंटन ने भी उसे 5 मरतबा तरगीबात और धमकियां दी हों, उसने जवान मर्दी से इनकार कर दिया हो। मुमकिन है सदर वज़ीर आज़म मौसूर वफाकी वज़रा आर्मी चीफ और नेवल चीफ को एक तरफ धकेलते हुए ये मर्द जिरी राजा जफरुल हक और गोहर अयूब के हमरा लिए चागी जा पहुंचा वो धमाके कर डाले हों। बेबाल व पर लोगों को इस बातों को कोरोना की संजीदगी और रंजीदा माहौल में बाजार की किसी सतही चौपाल का बेजोका लतीफा समझ के नजरअंदाज कर देना चाहिए। और मीर साहब एक आखिरी बात, आज कारगिल यतीम बच्चे की तरह रुल रहा है जिसे कोई गोद लेने के लिए तैयार नहीं, और 28 मई को हर कोई अपनी औलाद नरीना साबित करने के लिए जतन कर रहा है। क्या तारीख की ये गवाही नहीं बता रही कि सतही खोखले और बेमगज तमाशे ठोस नतीजा फैज और मौसर फैसलों के मुकाबले में किस तरह रिस्क खस व ख्वाशो हो जाते हैं। वस्सलाम, आपका मुखलिस इरफान सिद्दीकी। मैं हूं सलमान कुरैशी और आप सुन रहे थे हामिद मीर साहब का कलम। बहुत शुक्रिया।